से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात उदयपुर से आई खबर की। उदयपुर में राजकुमार शर्मा का ऑपरेशन सफल हो गया है। सफल ऑपरेशन हुआ है उनका। कन्हैयालाल हत्याकांड का मुख्य चश्मदीद है राजकुमार शर्मा। ब्रेन हेमरेज के चलते एमबी चिकित्सालय में राजकुमार शर्मा को भर्ती करवाया गया था। जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को उदयपुर भेजा गया था। कल करीब 7 घंटे तक ऑपरेशन चला था। आज एक बार फिर से राजकुमार की स्थिति देखी जाएगी। बताया जा रहा है, डॉक्टर से कह रहे हैं कि अभी होश में आने में कम से कम 2 दिन और राजकुमार को लग सकते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के मुख्य चश्मदीद राजकुमार शर्मा, और अब इनका ऑपरेशन हुआ। ब्रेन हेमरेज के चलते इन्हें एमबी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। सफल ऑपरेशन राजकुमार शर्मा। उदयपुर से बड़ी खबर है, राजकुमार शर्मा का सफल ऑपरेशन हुआ है। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद हैं राजकुमार शर्मा। ब्रेन हेमरेज के चलते इन्हें एमबी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। जयपुर से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 2 वरिष्ठ चिकित्सक कल उदयपुर भेजे गए थे। इसके बाद 7 घंटे तक ऑपरेशन चला। बताया जा रहा है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी एक बार फिर से राजकुमार शर्मा की स्थिति देखी जाएगी और इन्हें होश में आने में अभी कम से कम 2 दिन और लग सकते हैं। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, 2 चिकित्सक भेजे गए उदयपुर और ये तमाम मेहनत रंग लाई। बिल्कुल, देखिए जो दो डॉक्टर उदयपुर आए थे वो रात को तकरीबन 9:39 पर एमबी चिकित्सालय पहुंचे और सीधा जो ऑपरेशन थिएटर है जहां पर पहले से राजकुमार शर्मा की सर्जरी जो है वो शुरू कर चुके थे, वहां पर पहुंचे और जो सर्जरी चल रही थी उसमें उन्होंने सहयोग किया। रात को तकरीबन 12:40 तक ये सर्जरी चली है। कुल 7 घंटे राजकुमार शर्मा को ऑपरेशन थिएटर में रखा है। उसके बाद में जब ऑपरेशन कंप्लीट कर डॉक्टर्स ने परिजनों से बात की तो ये स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। हालांकि होश में आने में कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं। अधिकतम समय इसके लिए कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वे कब होश में आएंगे। दूसरा, आज एक बार फिर जो जयपुर से जो डॉक्टर आए वो एग्जामिन करेंगे राजकुमार शर्मा के वार्ड में जाकर, वहाँ आईसीयू में जाकर। और दूसरा, परिजनों को ये बता दिया गया है कि चूंकि ब्रेन हेमरेज हुआ है, पूरे सर में जो है वो ब्लड फैल चुका था, तो ऐसे में परिजनों को पूरे स्वास्थ्य की जानकारी दे दी है। कल जब ऑपरेशन शुरू नहीं किया था उसके पहले बहुत क्रिटिकल पोजीशन बताई जा रही थी, लेकिन अब ऑपरेशन डॉक्टर से शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। अभी राजकुमार शर्मा को 2 दिन और लग सकते हैं होश में आने में, लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। खबर अलवर से है। अलवर में एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। फिर रेप की वारदात अलवर में। अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र में युवती से रेप किया गया। मूक बधिर युवती से बुजुर्ग ने रेप किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर से बड़ी खबर, अलवर में फिर रेप की वारदात। मूक बधिर युवती को एक बुजुर्ग ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है। नौगावा थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया। एक बार फिर अलवर रेप की घटना से शर्मसार हो गया है। 19 साल की मूक बधिर मंदबुद्धि युवती से 60 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर अलवर से। महिला आई थी, उनके साथ उनकी एक बच्ची है जो मेंटली चैलेंज्ड है। उन्होंने बताया कि गांव के ही एक आरोपी ने उसके साथ गलत कार्य किया है। इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तुरंत प्रकरण दर्ज किया जाकर एसएचओ द्वारा तुरंत ही मौके का विजिट किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया उनके परिजनों की उपस्थिति में। तो अलवर से खबर है, अलवर एक बार फिर रेप की वारदात से दहल गया है। फिर से अलवर में रेप की वारदात हुई, दुष्कर्म किया गया।
लेकिन इस बार दिल दहला देने वाली घटना, मूक बधिर युवती, मंदबुद्धि युवती को एक बुजुर्ग ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। अलवर से खबर, अब पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या ये पूरा मामला किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि ये भी एक खबर ही है कि पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? जी, ये पूरा मामला है, ये नौगांवा थाना इलाके का मामला है, जहां एक गांव में एक 19 साल की मंदबुद्धि युवती थी। उसकी माँ अपना खेत में काम करने के लिए 2 अक्टूबर को गई थी और बच्ची को नहला धुला करके खाना खिला करके वो गई थी दोपहर बाद, और शाम को जब 5 बजे बाद वापस लौटी तो माँ ने देखा कि बच्ची को जो कपड़े पहना है वो उल्टे पहने हुए थे, और उसे देखकर माँ को संशय हुआ। तो उसके बाद चूंकि माँ अपने बच्चों की भाषा पहचानती है तो बच्ची से बात की, तो संकेतों में बच्ची ने घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बाद माँ ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि उसके घर पर कौन लोग आए थे, तो ग्रामीणों ने बता दिया था कि ये व्यक्ति आया था। उसके बाद पीड़िता की माँ ने जाकर के वहां नौगांवा थाने में मामला दर्ज कराया और उसके बाद नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। उसके पुलिस ने आरोपी जो 7 साल का बुजुर्ग है बोर्ड राजपूत है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पुलिस की यूं कहें कि इस पूरे कार्रवाई में त्वरित कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो बुजुर्ग था, उससे इस बात का वो नहीं था कि राजेंद्र जी, अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र में युवती से रेप किया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है अलवर से। अलवर में होटल कर्मचारियों ने मारपीट की। होटल कर्मचारियों ने यहाँ लोगों से जमकर मारपीट की। खाने के बिल के पैसे नहीं देने पर इन्हें जमकर पीटा। नेशनल हाईवे 48 के होटल हाईवे किंग का ये मामला है। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। शराब पीकर 2 लोग यहाँ पहुंचे थे। खाना खाकर चुपचाप दोनों निकल रहे थे वहां से। जब इनसे पैसे मांगे गए तो ये गालियां देने लगे। इसके बाद होटल कर्मचारियों ने इन्हें जमकर पीटा। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर अलवर से। नेशनल हाईवे 48 होटल किंग का ये मामला है। खाने के बिल के पैसे नहीं देने पर होटल के कर्मचारियों ने, होटल हाईवे किंग का ये पूरा मामला है, होटल के कर्मचारियों ने लोगों से 2 लोगों को जमकर पीटा। बताया जा रहा है शराब पीकर ये आए थे, खाने के पैसे नहीं दे रहे थे और वहां से चुपचाप निकलने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही भनक इसकी होटल कर्मचारियों को लगी तो इन्होंने इन दोनों की जमकर पिटाई की। राजेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ अलवर से। राजेंद्र, मामला क्या पूरा? जी, भैरोड का जो इलाका है वहाँ इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, जहां लोग आकर के और मुफ्त का खाना खा करके और अपने दबंगई दिखाते हैं। इसी तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है। आए होटल में खाने के बाद जब उसके पैसे का भुगतान देने की बात आई तो वो चुपचाप निकलने लगे। तो उसने बिल के बारे में पूछा तो होटल कर्मियों से गाली गलौज करने लगा। इसके बाद होटल कर्मियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की है और अभी तक इस तरीके की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई है। न ही पुलिस ये कह रही है कि भी कोई रिपोर्ट उनके पास आएगी तो वो कार्रवाई करेंगे। तो ये अभी पूरा मामला है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किस तरीके से होटल कर्मचारी हैं वो उनके साथ पिटाई कर रहे हैं। कितने लोग थे ये, और आपकी बात हो पाई होटल कर्मचारियों से? क्या कारण बता रहे हैं ये? क्या अब पुलिस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है? जी, होटल कर्मचारियों का कहना है कि क्योंकि भैरोड वाला जो इलाका है वो इस तरीके की घटनाएं खूब सारी सामने आती हैं कि लोग आते हैं लोकल होने की दबंगई दिखाते हुए मुफ्त का खाना खाते हैं, या कई तरह अलग अलग तरीके की जो समस्या है होटल कर्मचारियों के सामने आती है। लोग आते हैं, किसी का दबाव दिलाते हैं, और ये लोग आए थे वो शराब पीकर आए और होटल कर्मचारियों को गाली गलौज करने लगे। उसके बाद होटल कर्मियों से उलझ गए, तब मारपीट की घटना सामने आई। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। बात बेरोजगारों की, जो राजस्थान से अब गुजरात पहुंच गए हैं और हुंकार भर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दांडी यात्रा का आज 3रा दिन है। 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में इन बेरोजगारों ने हुंकार भरी है। गुजरात के पालनपुर से अहमदाबाद तक इन्होंने दांडी यात्रा निकाली। पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई।
20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में बेरोजगारों ने भरी हुंकार। आसमान के नीचे सोने पर मजबूर ये बेरोजगार, लेकिन इनकी सुनवाई अभी कहीं नहीं। ये देखिए बड़ी संख्या में ये बेरोजगार निकले हैं। अपनी आवाज को राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर तमाम जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। डिमांड सिर्फ एक ही, मांग सिर्फ एक ही कि इनको रोजगार दिया जाए। पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की यात्रा इन बेरोजगारों ने निकाली। बेरोजगारों ने गुजरात में हुंकार भरी। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई और ये देखिए किस तरह से हर चीज का ध्यान में रखते हुए ये लोग बेरोजगार आगे बढ़ रहे हैं। इनके ये पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ट्रैफिक इनकी वजह से बाधित ना हो। सड़क के किनारे एक कतार में चलते हुए बेरोजगार किसी भी कानून, किसी भी नियम का उल्लंघन ना करते हुए, ये इस तरह की तस्वीरें भी कम ही दिखाई देती है जब इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में लोग बिना नियम कायदों का उल्लंघन किए आगे बढ़ रहे हो, अपनी मांगों को आगे बढ़ा रहे हो। श्याम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, आज तीसरा दिन इस यात्रा का, कहाँ तक ये यात्रा पहुंची और अभी कितना वक्त और लगेगा इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में? क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, निश्चित तौर से आज तीसरा दिन है और जो ये यात्रा है ये 40 किलोमीटर में जाकर के कल जैसे ही रुकी, फिर आज यानी कि अब सवेरे वापस तीसरे दिन रवाना हुई है दांडी यात्रा। ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन और लगेंगे और उसके बाद ये अहमदाबाद यात्रा पहुंचेगी। वहां पर कांग्रेस कार्यालय घेराव किया जाएगा, महापड़ाव डाला जाएगा और उसके बाद में राहुल गांधी की रैली को रोकने को लेकर राजस्थान के तमाम बेरोजगार बड़ी योजना बना रहे। उपेंद्र यादव ने साफ तौर पर राज्य को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि मैं और राजस्थान के तमाम जो बेरोजगार हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे में अगर उनकी बातों पर गंभीरता से नहीं लिया तो राहुल गांधी की रैली को हजारों की संख्या में राजस्थान के बेरोजगारों के। जी चलिए, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। बेरोजगारों की हुंकार गुजरात में, ये तस्वीरें गुजरात से जहां बेरोजगार अब 20 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे हैं। गुजरात के पालनपुर से अहमदाबाद तक निकाली दांडी यात्रा। यात्रा का आज तीसरा दिन। और कौन बच गया? बात लंपी वायरस की। देखिए, अपराध की बात की, अपराध बदस्तूर बढ़ रहे हैं प्रदेश में, पुलिस प्रशासन फेल। बेरोजगारों की बात, रोजगार की बात, शासन प्रशासन फेल। अब एक वायरस आया, उसमें भी फेल। टोंक में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। रोजाना 24 गायों की मौत हो रही है इस वायरस से। अब तक 1946 गायों की मौत हो चुकी है। 26,000 गायों में संक्रमण फैला है। पशुपालन विभाग की टीमें इलाज कर रही हैं। गायों की सेवा में सामाजिक संगठन भी जुटे हुए हैं। लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू, रोज 24 गायों की हो रही मौत। 1946 गायों की अब तक टोंक में मौत हो चुकी है। सिर्फ टोंक का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 26,000 गायों में संक्रमण फैल चुका है। पशुपालन विभाग की टीम कहा जा रहा है कि इलाज कर रही है। गायों की सेवा में सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया। करीब 3 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। भुसावर थाना क्षेत्र के रणधीरगढ़ गांव की ये घटना। भरतपुर में लूट की वारदात, फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। जयपुर रेफर किया गया है युवक को। करीब 3 लाख की नकदी और सोने के जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। देर रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। भुसावर थाना क्षेत्र के रणधीरगढ़ गांव की घटना।
भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार अपराध का गढ़ अलवर, भरतपुर, आप किसी भी जिले की बात कर लीजिए, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। एक बार फिर भरतपुर में अपराध होता है, वारदात को अंजाम दिया जाता है। सवाल सिर्फ इतना ही आपसे, पुलिस क्या कर रही है? देखिए सुमित, अगर पुलिस की कार्यशैली की बात की जाए तो पुलिस की कार्यशैली इतनी जो है वो हो गई है कि लोग जो है पुलिस पर भरोसा करना छोड़ गए हैं, क्योंकि लगातार चोरी और जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। अभी ये भुसावड़ थाना क्षेत्र की घटना है, गांव रणधीरगढ़ में, जहां बदमाश देर रात को आते हैं और पहले घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 3 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जो जेवरात हैं उनको चुराते हैं और उसके बाद जब लोगों को पता चल जाता है, घर में सो रहे जो लोग हैं उनको पता चलता है, तो उसके बाद उन पर फायरिंग करके और फरार हो जाते हैं। इसमें गोली लगने से एक युवक की गंभीर हालात में जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे अब जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस भी अब मौके पर पहुंच गई है। लेकिन जब तक इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो बदमाश थे वो फरार हो गए थे। अब पुलिस द्वारा जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है और बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। और एक बड़ी वारदात है सुमित की, बदमाश आते हैं और पहले चोरी करते हैं घर में, जब लोगों को पता चल जाता है तो उसके बाद फायरिंग करके और वो मौके से फरार हो जाते हैं और जो उन्होंने चोरी की थी उस सामान को भी वो साथ में ले जाते हैं। अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पूरा जो मामला है वो भुसावड़ थाना क्षेत्र का गांव है रणधीरगढ़, वहां का ये पूरा मामला है जी। जांच अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई? पूछा आपने उनसे कि भाई आपको शर्म आती है क्या ये खबरें सुनकर, ये तस्वीरें देखकर, या हर बार एक नई खबर का, हर बार एक नई वारदात का इंतजार करते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सुमित कि जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो पुलिस के छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक फोन उठाना बंद कर देते हैं। चाहे हमारी बात हो चाहे जनता की बात हो, वो अपनी जो जवाब देने की वो बात है उससे पल्ला झाड़ देते हैं और बिल्कुल फोन नहीं उठाते हैं। और ऐसे में जब बाद में फिर उनका एक ही रटा रटाया जवाब आता है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी, ये जो उनका रटा रटाया जवाब है। और भरतपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अब लोगों का कहना है कि क्या पता पुलिस जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है और उसके चक्कर में जो बड़े अधिकारी हैं वो नेताओं के साथ में जो है वीआईपी प्रोटोकॉल में रहते हैं और ऐसे में बदमाश आराम से चोरी वारदात जो आपराधिक घटना है उनको अंजाम दे करके और आसपास के जो जिले हैं, अन्य राज्य हैं, उनमें फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ बाद में लकीरें पीटती रहती है। ऐसे अभी एक भी बड़े मामले का पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया जिसमें पुलिस ने अपनी जो है कार्यशैली को लेकर के कहा हो कि भाई हमने इतनी बड़ी जो वारदात है उसका पर्दाफाश किया है। लेकिन पुलिस अपने मुखबिर के सूत्रों के आधार पर लोगों को जो है आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद कहती है कि हमने इसको यहाँ से दबिश दे करके पकड़ा और फिर उसके बाद में कार्रवाई का ढिंढोरा पीटती है जी। नहीं, इनके सूत्र तो इनके दिखाई दे रहे हैं। अभी ये परिवार से पूछताछ कर रहे हैं, क्या कुछ इन्हें पता चल पाया कहाँ के अपराधी हैं, लोकल थे, बाहर से आए थे? और जो हथियार ये लोग काम में लेते हैं, फायरिंग की घटनाएं भी आम हो चली है भरतपुर में, तो ये हथियार आते कहाँ से हैं? क्या इस बात को लेकर चिंता है इन पुलिसकर्मियों को? देखिए हथियारों की बात की जाए तो हम लगातार कई बार खबरें दिखा चुके हैं सुमित की अवैध हथियारों का जो है भरतपुर में बड़ा बोलबाला है और हर कोई व्यक्ति अवैध हथियार कर लेकर के घूमता है। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ पोस्ट भी डाली जाती हैं और लगातार समय समय पर जो लोग हैं वो पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हैं कि भाई ये अवैध हथियारों के साथ में ये यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अभी 3 दिन पहले ही देर रात को जो है भरतपुर में फायरिंग कर एक फौजी को जो है घायल कर दिया गया, उसमें भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और फिर उसके बाद अब ये एक और बड़ी घटना देखने को मिली है। तो जो बदमाश है वो अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और अवैध हथियारों का भरतपुर गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि पहले जो है उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखी जाती थी लेकिन अब वो धीरे धीरे भरतपुर में बढ़ती जा रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसी वारदातें होती थी, अपहरण की, घर में घुसकर लूट की। अब राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। शासन, प्रशासन, सरकार अपराध के मामले में तो कम से कम पूरी तरह फेल। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक होनी है आज। मुख्यमंत्री सभी विभागों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक लेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में सभी विभागों के साथ बैठक होगी। बजट की तैयारी कह भी दिया था मुख्यमंत्री ने कि भाई बजट तो मैं ही पेश करूंगा, बजट पेश करूंगा। और सुबह 11:30 बजे सचिवालय में अहम बैठक होगी। बजट को लेकर हर तबके को खुश करने की कोशिश की जाएगी। बजट क्रियान्विति समीक्षा बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी, कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब चुनाव से पहले का बजट है, चुनावी बजट कहा जा रहा है और अब तो वैसे भी संकट के बादल थे, तो खुश करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री तमाम लोगों को कि कोई नाराज़गी ना रहे। इसलिए अब क्रियान्विति बैठक होगी, क्रियान्विति समीक्षा बैठक
बड़ी खबर इस वक्त ही सभी विभागों के साथ ये बैठक होगी, फीडबैक लिया जाएगा। खास बैठक, अहम बैठक, सीएम सभी विभागों के साथ आज ये बैठक करेंगे। सुबह 11:30 पर सचिवालय में बैठक होगी। आज नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री नाम से स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली देवी इन्हें कहा जाता है। कहते हैं इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन, 9वें स्वरूप, मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से लाइनें, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की और मां के दर्शनों के लिए, मां की झलक के लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर से मेरे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीकानेर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं और दर्शन करवाते हैं मां के, और आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग मंदिरों से घर बैठे। सबसे पहले श्रीगंगानगर लिए चलते हैं, आपको अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, तस्वीरें दिखाइए। हम रोज देखिए दर्शकों को घर बैठे कम से कम ये सुविधा तो दे रहे हैं कि वो दर्शन कर सकते हैं माँ के, और पूरे प्रदेश भर से तस्वीरें हमारे पास आती है और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। आज 9वां और आखिरी दिन। हाँ बिल्कुल सुमित जी, देखिए न्यूज़ 18 अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए शारदीय नवरात्रों के प्रत्येक स्वरूप को, यानी कि पहले स्वरूप से लेकर और आज आखिरी जो माता रानी का सिद्धिदात्री स्वरूप है, उनको घर बैठे दर्शन करा रहा है। हालांकि अधिकांश श्रद्धालुओं के मन में यही होती है कि वो मंदिर में जाए, माता रानी के दरबार में जाकर स्वयं माता रानी के दर्शन करें, लेकिन जो दर्शक या श्रद्धालु मंदिर नहीं आ पाते हैं उनके लिए न्यूज़ 18 ने रोज ही दर्शनों की व्यवस्था की है। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन यदि हम बात करें तो आज सिद्धिदात्री, जय मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माना जाता है कि अभी तक जो शारदीय नवरात्रों में 9 दिन की जो श्रद्धालुओं ने तपस्या की है, उन सभी तपस्याओं का फल जय मां सिद्धिदात्री ही देती है, सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। और साथ साथ जो 9 दिनों के दौरान जो शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालुओं ने तपस्या की है, माता रानी की पूजा अर्चना की है, वो सारे फल मां सिद्धिदात्री के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि श्री गंगानगर में अष्टमी मनाने का ज्यादा प्रचलन है, तो आज नवमी के दिन इतनी रश तो नहीं है मंदिर में, लेकिन हाँ मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। माता रानी को आज नवमी के दिन विदा भी किया जा रहा है। हम मां भगवती के दर्शन एक बार फिर से श्री गंगानगर वासियों को करा देते हैं जो मंदिर नहीं पहुंच पाए। साथ ही साथ पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आज 9वां दिन है, शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन, किस तरह से मां सिद्धिदात्री भक्तों पर प्रसन्न होती है? आज 9वें दिन जो है माता सिद्धिदात्री को विशेष रूप से लोग हलवा, छोले, पूड़ी चढ़ा करके पूजन कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, और 9वें दिन माता की आराधना करके माँ की विदाई भी है, और इस प्रकार से माता कृपा दे रही है। सभी पूजन कर रहे हैं माता का। बिल्कुल, देखिए सभी लोग माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आज आखिरी दिन है, तो माता रानी को विदा भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी को भजन, कीर्तन, सत्संग के जरिए प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा है, और दुर्गा मंदिर में मनीष हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। मनीष, तस्वीरें दिखाइए और हो सके तो बात कीजिए यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं से। आज आखिरी दिन है नवरात्रों का, और पूजा विधि, पूजन विधि जो लोग घर बैठकर पूजा कर रहे हैं, किस तरह की विधि आज काम में ली जाए, किस तरह से पूजा की जाए घर बैठे श्रद्धालुओं के लिए। मनीष, जी बताना चाहूँगा, शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिवस है और इस अंतिम दिन जो माता शक्ति का स्वरूप है जगदम्बा, उसके 9वें रूप की पूजा की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है बीकानेर के करणी मंदिर में। हालांकि जो मुख्य शक्ति पीठ है वो बीकानेर शहर के देशनोक में स्थित है। 35 किलोमीटर की कामना आप लोगों की रहती है। मैं करीबन 30-31 साल से आ रही हूँ यहाँ पे माता जी के द्वार,
मेरे को हर मनोकामना मेरी पूर्ण होती है। और ये आज का नहीं, बहुत परंपरा का स्थान है करणी माता का। ये राज दरबार का स्थान है, बनवाया हुआ है। करणी माता के मंदिर की खासी महत्ता अपनी आप में रहती है, पूजा की जाती है माता की। आज बच्चियों को जो है उनकी भी पूजा की जाएगी, शक्ति का स्वरूप माना जाता है 9 रूप को। क्या लगता है किस तरीके से आने वाला जो टाइम है उसको देखते हुए भी जो धर्म है इसकी स्थापना के लिए एक तरह से पूरी तरह से इसको और मजबूती मिल सके, बीकानेर खासा माना जाता है। बीकानेर में सब आस्था सबकी बहुत अच्छी रहती है और ये सब आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे श्रीगंगानगर और बीकानेर से। तमाम तस्वीरें प्रदेश भर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन और श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंचना शुरू। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।